नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर विधायक खजान दास भी बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद भी रहे हैं। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प वही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प वही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं
उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है, उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जब भी आपदा की स्थिति बनी है तब पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने हमेशा राज्य की भरपूर सहायता की है। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान पीएम खुद राज्य में पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर तत्काल 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न दल लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी चूँकि आपदा के जो मानक होते हैं, उन मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शनिवार को अल्मोड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सिमखनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा से कर दी गई है। और पूरे उत्तराखंड में हम लोग 13 के 13 जिलों में सहकारिता मेले लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की हमने और देहरादून में दिसंबर के महीने में इसका समापन होगा। इसके 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट यह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एक बड़ी मार्केटिंग की तैयारी चल रही है पूरे देश में। दूसरा टारगेट यह है कि हमको पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। कैसे? तीसरा यह है कि जो हमारे मिलेट मिशन का काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, हमारे जो बीज हैं, हमारा जो मंडवा है, हमारा जो झंगोरा है, हमारे जो धान हैं, इनको एक वैश्विक पहचान देना है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे जितने भी एसएचजी ग्रुप हैं वो इन मेलों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 100 दिन का एक बड़ा व्यापक अभियान हम चलाने जा रहे हैं। इसमें जो भी लोग कोऑपरेटिव से जुड़ना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन सदस्यता भी की जाएगी और साथ में हर जिले के उत्पादों की एक ब्रांडिंग की जाएगी और पूरे भारत और पूरे विश्व तक इनको। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी कुमाऊं दौरे पर हैं। जोशी ने सरकार की उपलब्धि गिनाई और कहा कि 2022 में जो जनता से वादे किए गए थे, सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं, जबकि कुछ वादों पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार और संगठन का अच्छा तालमेल है, जो 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने 2022 में जो कुछ संकल्प लिए थे, जो हमने संकल्प पत्र में कुछ बातें कही थी,
उन सभी बातों को एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ मुख्यमंत्री जी दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मंत्रियों से बातचीत करके उन सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने का सतत प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, वहाँ से उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन धामी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो लगातार मैं कह सकता हूँ कि राज्य बनने के बाद पहली बार हमको बजटीय दिक्कतें जो है उत्तराखंड में नहीं आ रही हैं। हर क्षेत्र में हमको बजट मिल रहा है और ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कुशल जो उनका अपना मैनेजमेंट है, उसके कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो भी 2022 में हमने विषय जनता के सामने रखे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से, 27 का चुनाव आने से पहले उन सभी कार्यक्रमों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और उन सभी कार्यक्रमों को स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार से एचएनएन से खास बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पार्टी स्तर पर चलाए जाने वाले अभियानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही मोर्चों के गठन की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले पर कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने पारदर्शी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस करती है। साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी हमसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह से पार्टी फॉर्म पर अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरह से आप जो है नए मोर्चों का गठन होना है, तमाम प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ की जा रही है? देखिए, संपूर्ण देश में जो अपना संगठन महापर्व चला है, उसी के निमित्त उत्तराखंड में भी हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष से संगठन महापर्व का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया। इसमें हमारे बूथ समिति से लेकर के हमारे मंडलों का गठन हुआ, हमारे जिलों का गठन हुआ, हमारे प्रदेश का विस्तार हुआ और ये सब विस्तार होने के बावजूद अभी हमारे पास मोर्चे और प्रकोष्ठों का विस्तार होना है और कुछ ही समय बाद हम अपने मोर्चे और प्रकोष्ठों का भी गठन कर लेंगे। तब सारी टीम एक साथ होकर के हम लोग एक सामूहिकता के साथ और सांघिकता के साथ काम करें। कार्यक्रम भी कुछ पार्टी लेवल पर आए हैं, उनको चलाना है, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम आपका चल रहा था वो संपूर्ण हुआ है, उसके बाद नए नए कार्यक्रम भी पार्टी लेवल पर चलने हैं, उनकी एक रूपरेखा किस तरह से तैयार की जा रही है? जी, अभी हमारे 3 अभियान पार्टी ने लिए हुए थे। पहला अभियान हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती तक वो कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा उसको हमने नाम दिया था। अनेक स्थानों पर ब्लड बैंक में जहाँ पर रक्तदान शिविर लगाए गए, सेवा कार्य किए गए, स्वच्छता का कार्य किया गया, पर्यावरण में हमने वहाँ पर पौधारोपण किया। तो ये एक पहला कार्यक्रम जो हमारा 2 तारीख को वो संपन्न हो चुका है। साथ साथ इसके हमारे नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्म का कार्यक्रम भी चला और वो अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तीसरा कार्यक्रम हमारा 25 सितंबर से लेकर के जहां हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाते हैं, तब से लेकर के 25 दिसंबर तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक इस कार्यक्रम को हम लोग आत्मनिर्भर भारत के नाम से करने वाले हैं। इसमें भी अनेक प्रकार के हमारे कार्यक्रम होने हैं। इसमें जिलों की कार्यशाला हमारी कल से प्रारंभ हो गई है। अगले 10 तारीख तक लगभग हमारी जिलों की कार्यशालाएँ संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात हमारे मंडल की कार्यशालाएँ होंगी और उसके बाद हमारे इसमें आगे का कार्यक्रम जो हमारा मूल फोकस है स्वदेशी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि अपने विचार में, अपने व्यवहार में स्वदेशी को अपनाएं, तो हम लोग उस पर फोकस करते हुए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाने वाले। अपने स्वदेशी की बात की कि घर घर जाकर के स्वदेशी को लेकर के कहा जाएगा कि स्वदेशी अपनाएं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जीएसटी फॉर्म को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बीच आरोप लगा रही है कि जो है खुद ही जो है जीएसटी लगाया गया था खुद ही हटाया है और खुद ही इसका उत्सव मना रहे हैं जनता के बीच। तो इस तरह का उत्सव नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एक बड़ा आर्थिक सुधार हुआ जीएसटी के रूप में। उसमें जहाँ जहाँ पर भी जो उसमें कमियां थी उसको निरंतर उसका सुधार होते रहा और आगे भी होते रहेंगे। अभी देश भर में जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है इसमें एक आम उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को
सभी को इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस का इस देश से, इस उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है। वो कभी भी अच्छाई का साथ नहीं दे सकते हैं। केवल विरोध और विरोध के लिए उन्होंने राजनीति करनी है। इसी कारण से वो विरोध कर रहे हैं। कल भी देखा गया कि कांग्रेस ने एक बड़ा जो है कूच किया मुख्यमंत्री आवास की तरफ, और वो लगातार वही मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जो युवा मांग कर रहे थे। सीबीआई की मांग की बात की जा रही थी, वहीं जो है पेपर को जो है वापस दोबारा कराने की मांग की जा रही है। आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस सत्ता तल पर लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रही है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं युवा हैं और युवाओं की पीड़ा को, युवाओं की भावनाओं को वो अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और इसी कारण से उन्होंने वहाँ पर घटनास्थल पर जा कर के जो यूकेएसएससी पेपर प्रकरण हुआ था और युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उनकी मांग थी कि भी सीबीआई को इसमें रिकमेंड किया जाए, तो उन्होंने सीबीआई को उस जांच को संस्तुति दी है। और ये केवल और केवल युवाओं के कारण से दी है, क्योंकि वो युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। युवाओं की मांग थी और बड़ा हृदय दिखा करके स्वयं वो उस स्थल पर गए और उनने जो सीबीआई को इसकी संस्तुति दी है। और कांग्रेस को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। उनको युवाओं के हित से कोई भी किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। युवाओं के लिए अग्निवीर एक बड़ी योजना जो है प्रारंभ की गई थी और उसके लिए कई युवा भी जो है अग्निवीर योजना के तहत शामिल भी हुए, लेकिन अब इसको लेकर के आज से कांग्रेस प्रारंभ कर रही है कि जो अग्निवीर योजना है इसको वापस लिया जाए। ये जो है कहीं ना कहीं ये जो है युवाओं के विरोध में है, युवाओं के खिलाफ है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस का केवल और केवल विरोध करना है। वो चाहे अग्निवीर का विरोध करे, चाहे किसी अन्य मामलों का विरोध करे। ये एक बहुत अच्छी योजना जो अग्निवीर के रूप में आई है और आगे इसके और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अच्छे सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे और कांग्रेस को केवल विरोध करना है। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। चलिए, धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में वेंटिलेटर, वेन फाइंडर, सीटी स्कैन और MRI मशीनों की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने 50,000 रुपये लागत के वैन फाइंडर को 5.5 लाख रुपए में खरीदा और करोड़ों रुपए का भुगतान बिना इंस्टॉलेशन के कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कई मशीनें अब तक उपयोग में नहीं लाई गई हैं, जबकि कुछ विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के स्थान पर ठेके दिए गए। पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। कई खनन की लूट, कई भूमाफिया और विभाग तो अकंठ डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज मेरी प्रेस थी, जिसमें वेन फाइंडर से लेकर CT स्कैन से लेकर MRI तक सारी मशीनों की किस तरीके से बेकदरी हो रही, खरीदी गई। कोरोना के टाइम में बेहिसाब वेंटिलेटर खरीदे गए, जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। सरकार बताए ना कितने वेंटिलेटर खरीदे और कितने वेंटिलेटर वर्किंग स्टेज में है और कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। करोड़ों खरबों रुपए का जो है इसमें खेल हुआ है। और आज जो मैंने वेन फाइंडर का आप देखिए, 1200 रुपये, 550 रुपये, 500 रुपये इस लागत के भी वेन फाइंडर आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कीमत का वेन फाइंडर है इस समय 50,000 का दिखाई देता है। लेकिन सरकार ने 5,81 लाख रुपए के आसपास के वेन फाइंडर खरीदे और 5.5 लाख रुपए की लागत से। केवल ये क्या है कि उस 50,000 के वेन फाइंडर के संग एक डंडा लगा दिया है और डंडे को लगाते उसकी कीमत 5.5 लाख हो गई और 5,84 लाख के आसपास के वेन फाइंडर खरीदे गए। सोशल मीडिया पर एक कुमाऊनी गीत आज ही रिलीज हुआ है। गीत का टाइटल है सब यारे जाल, यानी सब यहीं रह जाएगा। गीत का प्रकाश मिलन शाह ने
गाया है। गीत में निब्बी ने संगीत भी दिया है। वहीं गीत के संयोजक हैं संतोष गौड़, प्रकाश मिश्रा और नीलिमा मिश्रा के निर्देशन में गीत को फिल्माया भी गया है। नंदा हिल्स ने इस गाने को प्रेजेंट किया है। गीत का मीडिया पार्टनर है HNN 24/7 न्यूज़ चैनल। बता दें कि HNN लगातार उत्तराखंड की संस्कृति और कला को आवाज़ देता आया है। लंबे समय से फोक फंकार कार्यक्रम के माध्यम से HNN उत्तराखंड के कलाकारों और संस्कृति को नई पहचान देता रहा है। आइए देखते हैं इस गीत की झलक। रुड़की में लंबे इंतजार के बाद सोलानी नदी पर पुल निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने जानकारी दी है कि लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 9 महीने में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जुमला नहीं, धामित सरकार है, जो बोलती है वो करती है। सोलानी पुल शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत भी मिलेगी। देखिए, धामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है, और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खास तौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल वाले बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे, काफी समय से प्रयास चल रहा था। कितने करोड़ का बजट रहेगा? देखिए, पुल का निर्माण अब यहाँ पे एक बड़ा काम है और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सेंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज धरातल पे निर्माण कार्य हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा और एक अच्छा RCC गाटर का पुल बनेगा। इसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग वालों की व्यवस्था होगी और भारी व्हीकल, हैवी व्हीकल सभी का आवागमन इससे होगा। और हमारे जो BHL के हैवी व्हीकल्स आते हैं वो भी यहाँ से जा सकेंगे। मैं बताता हूँ कि ये एक पुल एक उत्तराखंड में हाल ही में पहाड़ी इलाकों में भारी नुकसान के साथ साथ नदियों के तूफान के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने बताया कि गंगा समेत कई नदियों के उफान से लगभग 6000 बीघा कृषि भूमि प्रभावित हुई है। साथ ही गन्ना और अन्य फसलें, पेड़ और पशुधन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि बहुत कम है और प्रभावित किसानों को न्यायोचित मुआवजा मिलना चाहिए। और लगभग 6000 बीघा ये भूमि बताई जा रही है जिसका पूरी तरह से नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भी भारी नुकसान इस दौरान देखा गया है। मैदानी क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इस दौरान ये भी देखा गया है कि बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने मुआवजे की राशि बहुत कम की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित किसान हैं उनको न्यायोचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि सारा पानी जो जाता है तो हमारे हरिद्वार को जाता है। हमारे यहाँ जो नदियाँ थी, सोलानी नदी हो, रतमऊ नदी हो, हमारे यहाँ गंगा जी हो, तो उनमें काफ़ी नुकसान हुआ। जो हमारे बहुत से जो खेत थे, ज़मीन थे, वो सब नदियों में बह गए और जो उनका जो मानक है वो बहुत कम है। शायद ज़मीन जो कितना हमारे यहाँ लगभग 6000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा मिलता है, जो बहुत ही कम है। और जो फसलों का, हमारे जो गन्ना की मेन फसल हमारे हरिद्वार ज़िले में होती है, उसका भी बहुत कम, फसलों का बहुत कम मुआवजा मिलता है। और जो हमारे यहाँ पेड़ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलर के पेड़, लिप्टिस के पेड़ काफ़ी लोग लगाते हैं, उनका कोई मुआवजा ही नहीं मिलता। तो जिस तरह बच्चे को पालते हैं, इसी तरह किसान अपने पेड़ों को पालता है। 10-10 साल में वो तैयार होते हैं और वो नदी ने बहुत नुकसान किया, सब बह गए, उनका कोई मुआवजा, कोई। हमने अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा
कि जो पेड़ है इनका पेड़ का हमारे यहाँ कोई मानक नहीं है, इनके यहाँ कोई मुआवजा नहीं है। तो हमारे यहाँ ज़मीनें भी बहुत गिरी, पेड़ गिरे, फसलें गन्ने बर्बाद हो गए। तो जो मुआवजे के मानक हैं वो बढ़ने चाहिए और अच्छा मुआवजा किसान भाइयों को मिलना चाहिए। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।